हेलो भाई। मैं अब आपके लिए लेके आया हूँ मौलिक अधिकार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पर्सन। एक एक करके देखेंगे। सारे पर्सन बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि मुझे भी नहीं आते, लेकिन मैं इसमें पढ़ूंगा तो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में भी जाएगा और आपके दिमाग में भी आएगा। तो चलो करते हैं। मौलिक अधिकार। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो कथन दिए भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, कानून द्वारा स्थापित अन्य प्राधिकारी जैसे LIC, ONGC। तो ये कथन दे रखे हैं। तो एक दो तीन चार ये राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में ये सभी शामिल है जिनके खिलाफ मौलिक अधिकारों में उल्लंघन करने के लिए जारी करने की जा सकती है। प्रश्न नंबर 2, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ और विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये है विधि के समान समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है। दूसरा कथन है विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। तीसरा है ये दोनों अवधारणाएं समानों के बीच इक्वलिटी अमंग इक्वल्स पर आधारित है। तो ये डी। एक और दो और तीन तीनों सही है। क्या मतलब? विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है और ये दोनों अवधारणाएं समान इक्वलिटी अमंग इक्वल सिद्धांत पर आधारित हैं। तीनों व्याख्याएं होती ठीक है। अनुच्छेद 14 की समानता की गारंटी देता है जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकी अवधारणाएं शामिल है जिनका अर्थ है कि समान परिस्थितियों वाले लोगों को साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये हम दूसरे उसमें खोल लेते हैं थोड़ा सा। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें करेंगे। हम्म, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो ये है अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। सही कथनों को चयन करें। तो सी 1 2 4, मतलब कि ये जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ये मौलिक अधिकार, ये 1 2 4 है। मतलब कि अनुच्छेद 15 16 19 29 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। मतलब जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वो तो है हमारे पास, 15 है 16 है। 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिशोध, और 16 में लोक नियोजन के अवसर की समानता, और 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और 30 भी जो है वो भी भारतीयों के। लेकिन जो 21A है, शिक्षा का अधिकार, ये मतलब भारत के नागरिक के लिए भी है और विदेशी नागरिक के लिए भी है। कोई आएगा तो हमें उन्हें ये अधिकार देना पड़ेगा। 21A। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतरता के अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए 6 अधिकारों पर विचार कीजिए। यदि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर के आधार पर किसी अधिकार को प्रतिबंध लगाता है तो वह किस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो ये है ऑप्शन। संघ या संगम बनाने का अधिकार, कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का अधिकार। तो सी, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19(2) के तहत शांतिपूर्वक सम्मेलन के अधिकार पर राज्य द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था सहित कई आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनमानी गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा संबंधित अनुच्छेद 22 के संबंध में क्या सत्य है? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता। कथन दूसरा है, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, यात्रा के समय को छोड़कर। तीसरा कथन है, यह सुरक्षा केवल निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन, कानूनों के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध है। सही कथन का चयन कीजिए। तो 1 और 2 सही है। कथन 3 गलत है। मतलब पहले दो, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बिना हिरासत में नहीं ले सकते, ये सही है बिल्कुल। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर वो कहीं दूर से आ रहे हैं तो वो समय काउंट नहीं होगा, ट्रैवल वाला।
तो तीसरा कथन गलत है। यहाँ सुरक्षा केवल निवारक निरोध, ये जो है ये कथन गलत है। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 के तहत ये अधिकार दंडात्मक पनिटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध है। निवारक निरोध के लिए अलग प्रावधान है। प्रश्न 6 देखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 23 बेगार, फोर्स लेबर और मानव मानव दुर्व्यापार मतलब ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स का प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक नियोजन में लगाने का प्रतिबंध करता है। कथन तीसरा है, राज्य में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा कंपलसरी सर्विस लागू कर सकता है, भले ही यह बाल श्रम श्रेणी में आता हो। तो हमारे पास एक दो तीन तीनों सही है। मतलब कि अनुच्छेद 23 जो कहता है बेगर फोर्स मानव द्वीय व्यापार का प्रतिबंध करता है, और 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करना। और राज्य में सार्वजनिक प्रयोजन मतलब अगर राज्य में जरूरत पड़ेगी कंपलसरी सेवा की, तो भले ही बाल श्रम मतलब वो हम बच्चों को काम पर लगा सकते हैं, बेशक बाल श्रम में हो। तो ये तीनों कथन सत्य है। अनिवार्य सेवा लागू करते समय राज्य धर्म जाति वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के तहत निम्नलिखित कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 मतलब कि धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। कोई भी नहीं, ये सभी अधिकार नागरिकों को गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। और डी है धार्मिक संप्रदाय को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार, अनुच्छेद 26। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही है। कोई भी नहीं है मतलब ये सभी अधिकार गैर नाग भारत के लोगों को भी लिए है और अन्य लोगों के लिए भी है, जो मतलब नागरिक है भारत के और जो जिनको नागरिकता नहीं मिली उनके लिए भी। धार्मिक स्वतंत्रता सभी अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 26 27 28 नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। इस दूसरा कथन है, इस अधिकार में धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यक शामिल होते हैं। राज्य में अल्पसंख्यक स्थानों को सहायता देते हुए समय में भेदभाव नहीं करेगा। तो एक और दो तीनों सारे कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक धर्म और भाषा ये तीनों अधिकार प्रदान करते हैं, मतलब कि अगर ये तीनों अधिकार बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शिक्षा स्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार है। इस अधिकार में धार्मिक और भाषाई दोनों पर अल्पसंख्यक शामिल है। राज्य अल्पसंख्यक स्थानों को सहायता देते हुए भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है फिर तीनों तीनों कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रावधान एनफोर्समेंट के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली किस रेट का अर्थ हम आज्ञा देते हैं भी कमेंड है? तो ये है, ऑप्शन दिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबेस कॉर्पस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, परमादेश मैंडमस और उत्प्रेक्षण कंटेरियरी। तो सी परमादेश मैंडमस। परमादेश रीट किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन में संबंध में कौन से कथन सत्य है? युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। 358 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते, आर्टिकल 359 के तहत। और सही कथन एक दो ये दोनों मतलब इसमें सी एक और दो से दोनों बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 358 और 359 के तहत 19 जो है वो खुद ही निलंबित हो जाता है, लेकिन 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत, ऐसा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। भारत में अस्पृश्यता का अनुमूलन अनुच्छेद 17 को लागू करने के लिए संसद में कौन सा कानून बनाया गया? मतलब कि हमने अनुच्छेद 17 जब बनाया अस्पृश्यता का अनुमूलन, तो कौन सा कानून बनाया था? तो हमने बनाया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम प्रोटेक्शन सिविल राइट्स 1955। असपृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में नया नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
निवारक निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है यदि सलाहकार बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड की राय प्राप्त ना हो? तो ये है हमारे पास 3 महीने। अनुच्छेद 22(4) के तहत अनुच्छेद 22 के चौथे पाठ के तहत सलाहकार बोर्ड की राय के बिना किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 13। अनुच्छेद 22 में 4 में कहा गया है 3 महीने तक किसी व्यक्ति को रख सकते हैं, उससे फालतू नहीं। अनुच्छेद 13 में के संबंध में पर विचार कीजिए। यह कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, उपनियम और अधिसूचना शामिल है। तो 1, 2, 3 सारे कथन सत्य है, तीनों कथन सत्य है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण वाली दिया शून्य घोषित करता है और न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के संबंध में क्या है? यह कहता है कि राज्य में कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, उप नियम और अधिसूचना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी मौलिक अधिकार के तहत सेना या किसी मौलिक अधिकार के तहत सेना या विद्या संबंधित विशिष्टता, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा अन्य सभी उपाधियों का उन्मूलन किया गया है। तो ये किया गया है समानता का अधिकार अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, इसमें सारी उपाधियों का अंत किया गया है मिलिट्री को छोड़कर और एजुकेशन को छोड़कर। नेक्स्ट है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के आंतरिक भाग में रूप में घोषित किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 21। 2017 के पुट्टू स्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और के अधिकार अभिन्न अंग माना है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16। राज्य के ये देखते हैं नीति निर्देशक डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। दूसरा कथन कहता है ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तीसरा है इन्हें देश के शासन में मूलभूत माना गया है। तो इसका केवल बी ऑप्शन उत्तर है, केवल 1 और 3 गलत। 2 कथन डीपीएस पर न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17। अनुच्छेद 38 के तहत राज्य में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए अपेक्षा की जाती है? अनुच्छेद 38 के तहत राज्य में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित की जाती है? तो यह कथन है सामाजिक और आर्थिक न्याय। दूसरा है राजनीतिक न्याय, आय की असमानता को कम करना। तो ये सी 1, 2, 3। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से ओतप्रोत सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा और आय, स्थिति, सुविधाएं और अवसरों को असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। समाजवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? तो ये हमारे पास ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 कहता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और सी कहता है धन और उत्पादन के साधनों को सकेंद्रक को रोकना, अनुच्छेद 39 सी। तो समाज सिद्धांत पर आधारित है, ये है 39 सी, धन और उत्पादन साधनों को सकेंद्रक को रोकना, 39 सी। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51। तो धन धन और उत्पादन के साधनों को सकेंद्रक को रोकना समाजवादी सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, अन्य क्रम गांधीवादी और उदारवादी सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 19। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जो नहीं जोड़ा गया? 39 ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। 43 ए उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। 48 ए पर्यावरण संरक्षण और 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 डी में अन्य 3 42 में जोड़े गए, डी नहीं। प्रश्न नंबर 20। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक तत्वों का विचार कीजिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और मादक द्रव्यों का उपयोग प्रतिबंध। तो ये डी 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। और अनुच्छेद 47 में कहा गया है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थ और मादक
द्रव्यों का उपभोग पर प्रतिबंध। तीनों के तीनों सही दे रखे हैं। गांधीवादी सिद्धांत पर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य में किसी शैक्षणिक और आर्थिक हितों की विशेषण देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। तो ये है बी, अनुसूचित जातियों। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियां एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य दुर्लभ वर्ग अनुच्छेद 46 के रूप में समाज में कमजोर वर्ग और शैक्षणिक और आर्थिक बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 46 में। क्वेश्चन नंबर 22। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 नीति निर्देशक तत्व में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 43 बी। 97वें संविधान संशोधन द्वारा 43 बी को जोड़ा गया, जो सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के सर्वेक्षण गठन सभ्यता कामकाज लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देने से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 डी का सिद्धांत। तो ये एक नीति निर्देशक तत्व 39 डी में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। ये मतलब इसका समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी के तहत आता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकारों के दायरे में भी लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राज्यीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कौन सा प्रयास शामिल है? प्रथम दे रखे हैं राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व को समान बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाना। तो ये हमारे पास सारे ही बिल्कुल सही है, 1 2 3 51 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है किस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर अधिमान्यता प्रेसिडेंस दी गई है? किस अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर अधिमान्यता दी गई है? तो ये कि अनुच्छेद 39 बी की और अनुच्छेद 39 सी। तो ये हमारे पास है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 39 31 सी के तहत अनुच्छेद 31 सी के तहत अनुच्छेद 39 बी और 39 सी के प्रावधानों को लागू करने वाले भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता जो अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन करता हो। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य। एक बार मैं पानी पी लूँ, 1 मिनट रोकता हूँ, 1 मिनट के लिए बस। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? तो श्रवण सिंह समिति के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो कौन कौन सा दे रखा है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान के लिए राष्ट्र की सेवा करना। मतलब जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना और मताधिकार का प्रयोग करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। तो सी है वोटिंग करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी तीन हमारे मौलिक कर्तव्य है। कौन कौन से? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, मतलब कि जो सरकारी चीज है उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और देश में जरूरत पड़ने पर देश के लिए सेवा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना रखना। मताधिकार का प्रयोग करना एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 28। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ये जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों, मतलब लड़कों या लड़कियों को, सभी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 51 के में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? तो डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? डीपीएसपी प्रकृति में सकारात्मक जबकि मौलिक अधिकार नकारात्मक। डीपीएसपी गैर न्यायसंगत जबकि मौलिक अधिकार न्यायसंगत। डीपीएसपी का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना जबकि मौलिक अधिकार का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। तो इसके जो हमारे पास केवल एक और दो, तीन, तीसरा कथन गलत है। एक और दो डीपीएसपी प्राकृतिक में सकारात्मक है डीपीएसपी तो, और जो मौलिक अधिकार है वो नकारात्मक है। डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिफिएबल है और जो मौलिक अधिकार है वो जस्टिफिएबल है। तो तीसरा कथन गलत है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं जबकि डीपीएसपी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे से पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है?
तो ये कहा था केशवानंद मेन मिर्ना मिल्सवाद मतलब मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा बताया। क्वेश्चन नंबर 31, यदि संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है और वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है तो कानून स्वतः अमान्य हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को केवल डीपीएसपी लागू करने की अनुमति देगा। न्यायिक समीक्षा लागू नहीं होगी, लेकिन कुछ डीपीएसपी के अधिनियम मान्यता प्राप्त 31C और केवल अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होने पर यह मान्य अमान्य होगा। तो सी, न्यायिक समीक्षा लागू होगी, लेकिन कुछ डीपीएसपी को अधिमान्यता प्राप्त है। अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने वाले कानून अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अन्य डीपीएसपी मामलों में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले कानून का अमान्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ का तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शामिल नहीं किया गया? तो ये है हमारे पास आवास का अधिकार। हालांकि आवास के लिए अधिकार कई बार जीवन के अधिकार के तहत माना गया है, लेकिन यह एक विवादित विषय रहा है। स्वच्छ पर्यावरण, तकनीक प्रशिक्षण, चिकित्सा सहायता, निजता आदि अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 33, उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को भारतीय न्यायपालिका ने किस वाद पर अपनाया जिसे अनुच्छेद 21 के दायरे में बढ़ाया? तो ये मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विधि द्वारा स्थापित प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ मनमाना नहीं होना चाहिए, इसे उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस का सार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में सैन्य कानून होने वाले क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, लॉ शब्द को अनुच्छेद 13 के तहत परिभाषित किया गया है। संविधान संशोधन अधिनियम को विधि के रूप में कब स्वीकार नहीं किया गया था? तो केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद 1973। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। यह प्रभावी रूप से इंगित करता है संशोधन अधिनियम मान्य विधि नहीं है, लेकिन गोलकनाथ बाद में संशोधन विधि द्वारा माना गया और केशवानंद भारती में पलटा गया है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 35। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 35 संसद को किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये देता है केवल 1 और 2, निवास के आधार पर रोजगार को कानून और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड निर्धारित। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों पर कुछ पहलुओं पर प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का विशेष अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के बीच ब्रिज का कार्य करता है? तो ये अनुच्छेद 51A का जी पार्ट। मौलिक कर्तव्य है 51G में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, और डीपीएसपी के तहत अनुच्छेद 48A में पर्यावरण की संरक्षण का मौलिक कर्तव्य है, और डीपीएसपी है के तहत 48 में पर्यावरण का संरक्षण करना, ये दोनों सेम ही है। डीपीएसपी में चेक ऑन ए बैंक, बैंक पर एक चेक किसने कहा था जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ये सी के टी शाह ने कहा था कि संविधान सभा के एक सदस्य ने कहा कि डीपीएसपी की तुलना बैंक के चेक से की है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल की घोषणा के बावजूद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये है संविधान अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध 1920 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता संविधान संशोधन के बाद। क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 15 के तहत राज्य के किन आधारों पर नागरिक के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा? तो सी 1, 2, 5, धर्म, जाति, निवास स्थान, इनके ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 के तहत कहा गया है धर्म आधार, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को प्रदान कर रहा है? तो ये उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 45 डीपीएसपी, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य है, तो इन समय बच्चों के लिए दिया गया है। ये तीनों अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य करती है। 21A में मौलिक अधिकार दे रखा है। 45 में मूल रूप से काय की सेवा व्यवस्था देखभाल। डीपीएसपी अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 42, डीपीएसपी के संबंधित अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन से संबंधित।
अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। पर्यावरण वन्य जीवन के संरक्षण के 48A 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी में उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है हमारे पास 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान अनुच्छेद यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर वर्गीकृत है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, किस अनुच्छेद में कहा है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत संसद के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनने की शक्ति प्राप्त है, भले वो राज्य सूची में हो? तो ये अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 46, अनुच्छेद 15 का चौथा भाग और 16 का चौथा भाग पिछड़े बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण प्रदान या समानता का अधिकार का अपवाद है या सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन के लिए उदाहरण है? तो सी, एक और दोनों दोनों सही है। अनुच्छेद 15 का चौथा भाग और 16 का चौथा भाग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए समान विशेष प्रदान प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी समाजवाद को बढ़ावा नहीं देता? पुरुष और महिला के लिए समान काम के लिए समान वेतन 39D, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अवसर प्रदान करना 39F, गाय और अन्य दुधारू पशुओं के लिए विधि पर 48, काम और अधिकार शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 41। तो सी, इसका मतलब सी है अनुच्छेद 48 गाय पर के वध पर प्रतिबंध गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित जबकि अन्य समाजवादी सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 48, अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्य के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। अनुच्छेद 33 संसद के अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों अर्धसैनिक बलों पर सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 49, 51 कानूनी रूप से लागू होंगे क्यों नहीं है? तो ये क्योंकि इन्हें संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया ना कि भाग 3 में। कानूनी परिवर्तन लीगल इनफॉर्मेलिटी कमी का मुख्य कारण है पीएसपी के समान भाग। क्वेश्चन नंबर 50, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत का क्षेत्राधिकार कौन सा सत्य है? अनुच्छेद 226 क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 32 का क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकार तक सीमित है जबकि 226 केवल कानूनी अधिकार, दोनों मौलिक अधिकार सीमित है। तो इसका उत्तर है हमारे पास बी, अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 से व्यापक है। अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के लिए रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्य जैसे कानूनी अधिकार के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। इनमें से आपको 5 बार देख तो ये बहुत कॉम की चीज़ है, आपका बहुत फायदा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।